नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि बिहार स्टेट का फॉर्म सभी लोग भर चुके हैं और उसी के मद्देनजर रखते हुए बच्चों यह म्यूजिक का क्लास नंबर 4 आपके पास लाया गया है। ठीक है, यदि आप 4 देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 4 देखने से पहले इसका क्लास 1, 2, 3, 4 सभी क्लास को आप देख लीजिए ताकि आपको सभी पर सही सटीक तरीका से आपको कमांड हो जाए। मेरा उद्देश्य है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर करवा देना। अतः बिना समय गवाए हुए मित्रों हम आज का प्रथम प्रश्न पर चलेंगे। आज का प्रथम प्रश्न है कि ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? तो मित्रों आपको ध्रुपद जो गायकी है उसके 4 भाग होते हैं। ध्रुपद गायकी के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं मित्रों। चारों भाग को हम बारीकी से जानेंगे कि कौन कौन होते हैं। ठीक है, इसका विश्लेषण पर बच्चों ध्यान दीजिए बारीकी से। सबसे पहले लिखा हुआ कि ध्रुपद के 4 भाग होते हैं। पहला कौन है? अस्थाई ध्रुपद, दूसरा का है अंतरा ध्रुपद और तीसरा नंबर में आपका है संचारी ध्रुपद और चौथा नंबर में आभोग ध्रुपद। यह ध्रुपद गायकी के पाठ हैं, भाग हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि ध्रुपद गायकी के कितने भाग हैं मित्रों? तो 4 भाग हैं। चारों आपको कौन कौन है ये आपको जिक्र कर दिया गया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि ध्रुपद गीत में प्रायः गाया जाता है, मतलब ध्रुपद गीत में प्रायः किस प्रकार का गीत गाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि ध्रुपद गीत में प्रायः भक्ति गीत ही गाया जाता है। बॉल ध्रुपद गीत में कैसी गीत गाई जाती है? तो भक्ति गीत गाई जाती है। इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग मित्रों। ध्रुपद गीत में प्रायः भक्ति गीत गाया जाता है। ध्रुपद गीत की रचना ग्वालियर के राजा मान सिंह ने किया था। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि ध्रुपद गायकी का जैसे जनक या रचना किसने किया था? तो राजा मान सिंह। राजा मान सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो ग्वालियर के रहने वाले थे। सभी प्रश्नों का आपको हम डीपली निचोड़ तरीका से मित्रों आपको हम बताएंगे। आपको वीडियो को अंतिम समय तक जरूर बने रहना है और यदि आप वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर स्टडी ग्रुप में जरूर कर दें। आगे विश्लेषण देखेंगे कि यह एक गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। ध्रुपद गीत के बाद शब्द ब्रज भाषा के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्रुपद गीत के शब्द ब्रज भाषा के होते हैं। ध्रुपद गीत में तानों का प्रयोग नहीं होता है। ध्रुपद गीत 4 ताल, सुल ताल आदि में गाया जाता है तथा पखावज वाद्य की संगत होती है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ध्रुपद गायकी में ठीक है किस वाद्य का संगत होता है? तो पखावज वाद्य का संगत होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका कि धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है? धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है? तो मित्रों इसको आपको सटीक आंसर बताना है कि धमार गीत कौन से ताल में बजाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों धमार ताल ही, डी। धमार गीत किस ताल में गाया जाता है? तो धमार ताल में ही गाया जाता है मित्रों। इसका विश्लेषण पर ध्यान देंगे। धमार गीत में धमार ताल बजाया जाता है। धमार गायन एक गंभीर और जोरदार गायन शैली है। कुछ लोग इसे होरी भी कहते हैं, मतलब धमार गीत को होरी के नाम से भी जाना जाता है। धमार गीत में अधिकतर ब्रज की होली का वर्णन मिलता है। धमार गीत में विभिन्न लयकारी दिखाई जाती है तथा गमक का भी प्रयोग किया जाता है। गमक कुल कितने हैं मित्रों? तो 15 हैं। ठीक है, धमार एक ताल का भी नाम है और इस गायकी में धमार ताल का भी प्रयोग किया जाता है। इसका यह व्याख्या था मित्रों। अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे बारीकी से। छोटे छोटे तानों की लड़ी को क्या कहते हैं? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि छोटे छोटे तानों की लड़ी को क्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसको टप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? टप्पा। गलत लिखा गया, टप्पा। ठीक है, छोटे छोटे तानों की लड़ी को क्या कहते हैं?
टप्पा कहते हैं। इसका मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। इसका व्याख्या, टप्पा गायन शैली में छोटे छोटे तानों की लड़ी पाई जाती है। टप्पा गीत मोहम्मद शाह के समय में गुलाम नबी सौरी ने जन्म दिया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप पूछ सकता, आपके एग्जाम में है कि जैसे टप्पा गीत का जन्मदाता कौन है या निर्माण किसने किया, तो गुलाम नबी सौरी। टप्पा गीत का जन्मदाता कौन है या टप्पा गीत की खोज किसने किया, तो गुलाम नबी सौरी। ठीक है, गुलाम नबी सौरी किसके दरबार में रहते थे, तो मोहम्मद शाह के दरबार में रहते थे। गुलाम नबी सौरी किसके दरबार में रहते थे, तो मोहम्मद शाह के दरबार में मित्रों रहते थे। टप्पा गीत को काफ़ी, पीलू, खमाज और देसी में गाई जाती है। टप्पा गीत में टप्पा ताल ही बजाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए। एक चीज़ और सूचना आपको देना चाहते हैं कि जो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, बताते हैं, उसको आप नोट करते चलेंगे तो 100% आपका एग्जाम में काम आएगा। 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपका, कि 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण कहते हैं। 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं? संपूर्ण जाति इसको बोला जाता है। ठीक है, जाति। तो 7 स्वर वाले राग को संपूर्ण स्वर कहते हैं। जिस राग के आरोह तथा अवरोह गानों में 7-7 स्वर का प्रयोग किया जाता है उसे संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। 5 स्वर वाले राग को औडव, ठीक है, और 6 स्वर वाले राग को साडव स्वर वाले राग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा। ख्याल कितने प्रकार के हैं? ख्याल कितने प्रकार के हैं? तो मित्रों आपको याद रखना है कि ख्याल आपको 2 प्रकार के हैं। ख्याल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के ख्याल होते हैं। आप इसका व्याख्या देखिए। ठीक है, ख्याल 2 प्रकार के होते हैं मित्रों। पहला आपका विलंबित ख्याल है और दूसरा का जो आपका द्रुत ख्याल है। पूछ सकता है एग्जाम में कि ख्याल के कितने प्रकार हैं, तो ख्याल के आपको कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। पहला विलंबित ख्याल और दूसरा का द्रुत ख्याल। एक चीज़ और कि आप प्रत्येक प्रश्न को बच्चों बारीकी से ध्यान दिया कीजिए। ध्रुपद के कितने प्रकार बताए थे, तो 5 प्रकार बताए थे। ख्याल के कितने प्रकार बताए, तो 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, विलंबित ख्याल को धीमी लय में तथा द्रुत ख्याल को तेज लय में गाया जाता है। विलंबित ख्याल को बड़ा ख्याल तथा द्रुत ख्याल और छोटा ख्याल भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि पहला जो को विलंबित ख्याल है, विलंबित ख्याल को बड़ा ख्याल के भी नाम से जाना जाता है और द्रुत ख्याल को छोटा ख्याल के भी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार प्रूफ हुआ कि ख्याल कितने प्रकार के बच्चों हैं, तो 2 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसे कहते हैं, अभी तुरंत हम बताए थे, जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यही आपको ध्यान देना है। तो उसको विलंबित लय कहते हैं। जो लय धीमी लय में गाई जाती है, जो ख्याल धीमी लय में गाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? विलंबित लय कहते हैं बच्चों। इसका व्याख्या पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसे विलंबित ख्याल कहते हैं। विलंबित ख्याल 1 ताल, अड़ा 4 ताल तथा तिलवाड़ा आदि तालों में बजाया जाता है। ख्याल की संगत तबला नामक वाद्य के साथ किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर क्या है? C नंबर। अगला प्रश्न पर बच्चों बारीकी से ध्यान देंगे। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वर की तालबद्ध रचना को कहते हैं। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वर की तालबद्ध रचना को कहते हैं। तो इसको बच्चों क्या कहते हैं, यही आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा शुरुआर्त कहते हैं। एप्पल क्या कहते हैं? शुरुआर्त कहते हैं। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को शुरुआर्त कहते हैं। चल स्वर, अचल स्वर तथा वादी स्वर कोई तालबद्ध रचना नहीं है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। अचल स्वर किसे कहते हैं? मतलब अचल स्वर कौन कौन से हैं या किसे कहते हैं? तो स और प को अचल स्वर कहते हैं। स और प को अचल स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसके विश्लेषण पर। स प अचल स्वर कहलाते हैं क्योंकि यह कभी
विकृत अवस्था में नहीं होता है। रे नी ध स्वर चल स्वर है। ठीक है। अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए। जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे होता है उसे कहते हैं। जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे होता है उसे हम कौन सा स्वर कहते हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा कोमल स्वर, बी नंबर। ठीक है। जब कोई स्वर शुद्ध स्वर से नीचे होता है उसे आप क्या बोलते हैं? कोमल स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बच्चों शुद्ध स्वर कहते हैं एप्पल। इसका आंसर क्या है मित्रों? एप्पल, मतलब शुद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है। और विकृति स्वर कितने हैं? तो 5 है। और शुद्ध स्वर कितने हैं? तो 7 है। इस प्रकार 7 5 मिलकर टोटल कितना हो गया? 12। ठीक है। आगे मित्रों हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे कि 12 स्वरों में 7 मुख्य स्वर को कहते हैं तो शुद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है। 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? शुद्ध स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि फिर आपको रिपीट क्वेश्चन ये आ गया है कि 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? तो शुद्ध स्वर ही कहते हैं। रिपीटेशन क्वेश्चन आपका है। अगला प्रश्न में बारीकी से ध्यान देंगे कि वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध होता है उसे कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? यही हमको बारीकी से आंसर देना है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पकड़ कहते हैं, डॉग हो जाएगा। क्या बोलते हैं? पकड़। इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध होता है उसे पकड़ कहते हैं। पकड़ शब्द का अर्थ पकड़ना या पहचानना है। पकड़ के द्वारा राग आसानी से पहचानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि यमन राग का मध्यम क्या है? यमन राग का मध्यम क्या है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा तीव्र म। तीव्र म हो जाएगा, मतलब बॉल आंसर। ठीक है। इसका व्याख्या पर बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए। यमन राग का मध्यम स्वर तीव्र म है। यमन राग कल्याण थाट का राग है। एग्जाम में पूछ सकता है कि यमन राग किस थाट का है? तो कल्याण थाट का है। ठीक है। इसकी जाति संपूर्ण है। यमन राग की जाति क्या है? तो संपूर्ण जाति की है। यमन राग का वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर नी मानी जाता है। ठीक है। यमन राग को रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। प्रहर की संख्या कितना है? 8 है। और यमन राग को कब गाया जाता है? तो रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ पर ट होगा, ट। ठीक है। टप्पा। टप्पा किसने प्रचलित किया था? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा सौरी मियाँ, मतलब इनका पूरा नाम था गुलाम नबी सौरी। ठीक है। इसकी व्याख्या पर मित्रों ध्यान देंगे। गुलाम नबी सौरी ने टप्पा को जन्म दिया। टप्पा गीत के शब्द पंजाबी और फारसी के होते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि टप्पा जो गीत है किस भाषा की है? तो पंजाबी में इसका प्रयोग किया जाता है और फारसी में भी प्रयोग किया जाता है, परंतु सबसे ज़्यादा टप्पा पंजाबी में प्रयोग किया जाता है। टप्पा गीत काफ़ी, पीलू, खमाज और देश आदि राग में गाया जाता है। टप्पा गीत टप्पा ताल में ही गाई जाती है। टप्पा गीत जो है से टप्पा ताल में ही गाई जाती है। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे हम लोग कि श्रुतियों की संख्या कितनी है? मित्रों तो श्रुतियों की संख्या 22 है। कितना श्रुतियों की संख्या? 22 है। ठीक है। श्रुतियाँ 22 होती है। एक सप्तक में असंख्य नाद होते हैं। पूछ देगा कि एक सप्तक में कितने नाद होते हैं? तो असंख्य, मतलब अनंत नाद होते हैं। उन असंख्य नादों में कुछ कुछ दूरी पर छोटे गाए वे 22 नाद जिन्हें अभ्यस्त कंठ व कान आसानी से गा सके विद्वान उसे श्रुति कहते हैं। श्रुति एक संगत उपयोगी नाद है। श्रुति अलग अलग और साफ साफ पहचानी जा सकती है। श्रुति संगीत की महत्वपूर्ण इकाई है। श्रुति जो है संगीत की महत्वपूर्ण इकाई है। श्रुतियों की संख्या मित्रों कितनी है? तो 22 है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। राग यमन की वादी संवादी स्वर क्या है मित्रों?
तो इसका आंसर आपको हो जाएगा गंधार निषाद। क्या हो जाएगा? गंधार निषाद। इसकी व्याख्या पर बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए। राग यमन का वादी ग तथा संवादी स्वर नि मानी जाती है। यमन राग कल्याण थाट का राग है। यमन राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। ठीक है। इस राग में तीव्र म का प्रयोग अनिवार्य रहता है। यमन राग को रात्रि का प्रथम प्रहर में गाया जाता है। या मैं पूछ सकता है कि यमन राग को किस प्रहर में गाया जाता है? तो रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। रे ध म नि तथा ध स्वर यमन राग का वादी संवादी स्वर नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न पर बच्चों बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। खमाज राग के थाट क्या है? खमाज राग के थाट क्या है? तो मित्रों इसका हो जाएगा आंसर, ध्यान दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों खमाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खमाज। इसका व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। राग खमाज अपने थाट का आश्रय राग है। खमाज राग की जाति साडव संपूर्ण मानी जाती है। खमाज राग का वादी ग तथा संवादी स्वर नि मानी जाती है। खमाज राग रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि खमाज राग कब गाया जाता है? तो रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, बिलावल राग की जाति क्या है? बिलावल राग की जाति क्या है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा संपूर्ण सी नंबर। बिलावल राग की जाति क्या है? तो संपूर्ण है। आगे ध्यान दीजिए, इसमें बिलावल राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। बिलावल राग बिलावल थाट का जन्य राग है। इसमें ध वादी तथा ग संवादी मानी जाती है। बिलावल राग में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। बिलावल राग को प्रातः काल के समय गाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिलावल राग कब गाया जाता है? तो प्रातः काल में गाया जाता है। बिलावल राग किस थाट का है? तो बिलावल थाट का ही है। अगला प्रश्न पर बच्चों हम लोग ध्यान देंगे। तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो बच्चों तीन ताल में 16 मात्रा होती है। तीन ताल में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। तीन ताल में 16 मात्राएं होती है। तीन ताल में 3 ताली और 1 खाली होती है। तीन ताल तबले की ताल है। पूछ सकता है एग्जाम में आपको कि तीन ताल किसकी ताल है? तो तबले की ताल है। इसे आदि ताल के नाम से भी जाना जाता है। तीन ताल को सभी तालों का राजा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि सभी तालों का राजा किस ताल को कहा जाता है? तो तीन ताल को कहा जाता है। ताल में 4 विभाग होते हैं मित्रों, और तीन ताल को ख्याल के साथ बजाया जाता है। अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। राग यमन कौन सी थाट से लिया गया है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कल्याण थाट। राग यमन किस थाट से लिया गया है? तो कल्याण थाट से लिया गया है। इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग यमन की उत्पत्ति कल्याण थाट से मानी गई है। यमन राग बिलावल, असावरी और खमाज थाट से नहीं उत्पत्ति हुई है। यमन राग में तीव्र म का प्रयोग होता है। यमन राग में ग वादी और नि संवादी माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है? तो मित्रों आपको याद रखना है कि रूपक ताल की जैसे पहली मात्रा पर होती है खाली इसके। ठीक है। रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है? तो पहली मात्रा पर होती है मित्रों। मतलब ए पर इसका आंसर क्या है? सही है। इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिए। रूपक ताल की खाली पहली मात्रा पर होती है। रूपक ताल में 7 मात्रा होती है। रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं। तबले पर रूपक ताल बजाया जाता है। रूपक ताल का ठेका इस प्रकार है। ठीक है। ती ती न मतलब 0, धी ना मतलब 2 और धी ना मतलब 3। ठीक है। इस प्रकार मित्रों इसका व्याख्या आपको बता दिया गया। आपको 100% याद कर लेना है। पंचम सवारी ताल कितने मात्राओं के होते हैं? पंचम सवारी ताल कितने मात्राओं के होते हैं? तो मित्रों आपको आंसर याद रखना है कि 15 मात्राओं का होता है। पंचम सवारी ताल कितने मात्राओं का होता है? तो 15 मात्राओं का होता है। इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिए। पंचम सवारी ताल 15 मात्राओं की ताल है। इस ताल को तबले पर बजाया जाता है। पंचम सवारी ताल एक प्रचलित ताल है।
इस ताल में स्वतंत्र वादन किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि ख्याल के साथ कौन सा ताल नहीं बजाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। ख्याल के साथ कौन सा ताल बजाया नहीं जाता है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ख्याल के साथ जो है 4 ताल, मतलब बॉल आंसर इसका क्या है, सही है। ख्याल के साथ 4 ताल नहीं बजाया जाता है। ध्रुपद के साथ 4 ताल बजाया जाता है क्योंकि एक खुले बाजों की ताल है। झुमरा ताल और एक ताल बड़े ख्याल के साथ बजाया जाता है। दीपचंदी ताल ठुमरी के साथ बजाया जाता है। पूछ सकता है कि ठुमरी के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है, तो दीपचंदी ताल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, झप ताल कितने मात्राओं की होती है। झप ताल कितनी मात्राओं की होती है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 10 मात्रा की होती है। झप ताल कितनी मात्रा की होती है, 10 मात्रा की होती है मित्रों। इसका विश्लेषण देखिए, झप ताल 10 मात्रा की ताल है। इस ख्याल तथा भजन गजल बजाया जाता है। झप ताल में 4 विभाग होते हैं। इस ताल में 3 ताली और 1 खाली होती है। झप ताल तबले की ताल है। इस ताल का ठेका इस प्रकार है, धीना, धी धीना, तीना और धी धी ना। ठीक है। अगला प्रश्न पर बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए। 3 4 3 4 का 4 विभाग कौन सा ताल में है। ठीक है। 3 4 3 4 का 4 विभाग कौन सी ताल में है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा झुमरा ताल। ठीक है। एप्पल क्या हो जाएगा, झुमरा ताल। इसका व्याख्या मित्रों यहाँ पर आपको डिटेल्स में दिया हुआ है। आप व्याख्या को जरूर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लिया कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न पर बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए। पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करिचकर के मुख्य शिष्य कौन थे, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा दिगंबर पलुस्कर साहब। ठीक है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर इनका पूरा नाम था। आगे ध्यान दीजिएगा इसके विश्लेषण पर। पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकर साहब के मुख्य शिष्य दिगंबर पलुस्कर जी थे। आगे चलकर दक्षिण संगीत पद्धति के प्रमुख पलुस्कर जी एक गायक तथा शास्त्रकार, ठीक है, शास्त्रकार दोनों थे। आपने दक्षिण स्वर लिपि का भी स्थापना की है। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान देंगे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था। अर्थात कहने का मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक कौन थे, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा अमीर खुसरो साहब। अमीर खुसरो साहब जो है, ठीक है। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने कई नए रागों की रचना की। तबला और सितार वाद का भी आविष्कार अमीर खुसरो साहब ही किए हैं। तबला का आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो। और सितार का भी आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो साहब। और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न मित्रों आपका, पंडित पलुस्कर जी के पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है। पंडित पलुस्कर जी के पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है, तो मित्रों इसका बारीकी से आंसर देना है। तो इसका बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई सटीक आंसर आपका नहीं है। ठीक है। पंडित पलुस्कर जी का पहली मात्रा जो है एक ऐसे लाइन के माध्यम से खींच कर दिया जाता था, जो इसमें से कोई ऑप्शन में है ये नहीं है। ठीक है। इस प्रकार अभी तक की जो है से विवादित प्रश्न मित्रों, इसका आंसर आपको बताया जाएगा। भारत खंडे के ताल लिपि में खाली को कौन से चिन्ह द्वारा जानते हैं, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा भारत खंडे के ताल लिपि में खाली को कौन से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 0, मतलब शून्य से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और इसका व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। भारत खंडे जी के ताल लिपि में खाली को 0 के चिन्ह से जानते हैं और सम के चिन्ह के लिए गुना मतलब क्रॉस का चिन्ह प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कि भूपाली राग की थाट उत्पन्न होती है।
भूपाली राग की थाट उत्पन्न होती है तो कल्याण से। क्या से किससे होता है? कल्याण थाट से। इसका व्याख्या पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। भूपाली राग कल्याण थाट से उत्पन्न होती है। भूपाली राग की जाति औडव मानी जाती है। इस राग का वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर ध माना जाता है। भूपाली राग को रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भूपाली राग को किस समय गाया जाता है, तो रात्रि के प्रथम प्रहर में भूपाली राग को गाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है? झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 14 मात्राओं की होती है। कितनी मात्राओं की होती है? 14 मात्राओं की होती है। इसका यह व्याख्या है, व्याख्या आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि दरबारी कन्हाड़ा गाने का समय क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि दरबारी कन्हाड़ा गाने का समय क्या है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा रात्रि के दूसरा प्रहर। मतलब रात्रि के दूसरा प्रहर कहने का मतलब है कि सी नंबर। इसके व्याख्या पर ध्यान देंगे हम लोग। रात्रि कन्हाड़ा रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। दरबारी राग असावरी थाट का राग है। इसकी जाति संपूर्ण साडव मानी जाती है। मतलब दरबारी जो राग है, ठीक है, इसकी जाति क्या है? तो संपूर्ण साडव मानी जाती है। दरबारी राग का वादी स्वर रे तथा संवादी स्वर प माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? प माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से ध्यान देंगे। ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ताल के निश्चित बोल को मित्रों ठेका कहते हैं। सी नंबर। ताल के निश्चित बोल को क्या बोलते हैं? ठेका कहते हैं। ठीक है, बारीकी से इसका डिस्क्रिप्शन मित्रों पढ़ लीजिएगा। 1 से 3 आवर्तन तक के बोल के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो बच्चों इसको टुकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टुकड़ा बोलते हैं। बार बार बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन मित्रों आपको दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो और खुले व जोरदार बोल का हो उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों इसको आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका कि रेला कितनी लय में बजाए जाते हैं? रेला कितनी लय में बजाए जाते? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा 4 गुना या 8 गुना में बजाया जाता है। सी नंबर। ठीक है, सभी प्रश्नों का आपको हम डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, पढ़ लीजिएगा जरूर। अगला प्रश्न बच्चों आपका, धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है? धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा झप ताल। क्या हो जाएगा? झप ताल। ठीक है, यह आपका इसका डिस्क्रिप्शन है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि जब चौथी ताली धीना पर होती है तब कौन सा ताल कहते हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा एक ताल, मतलब एप्पल। ठीक है, यह इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको आपको बारीकी से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि एक मात्रा में जब 2 मात्राओं का भाग होता है उसे कहते हैं। ठीक है, एक मात्रा में जब 2 मात्राओं का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विगुण कहते हैं। बॉल, उसे क्या कहते हैं मित्रों? द्विगुण कहते हैं। यह इसका डिस्क्रिप्शन है मित्रों। अगला प्रश्न है कि दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोले टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तबले के 2 भाग होते हैं, एक दायां एक बायां। ठीक है, तो एक को डग कहते हैं, एक को दायां बोलते हैं। ठीक है, तो दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोले टुकड़े को क्या कहते हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपको गट्टा कहते हैं। सी नंबर। क्या बोलते हैं? गट्टा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाएं तबले पर 16 छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा गजरा। क्या कहते हैं? गजरा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका कि बाएं तबले पर 16 छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाएं तबले पर 16 छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गजरा ही होगा। मतलब बॉल आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, तबले
मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियों का पालन करना चाहिए। तबला मिलाते समय मुख्य कितने रीतियों का पालन करना चाहिए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2, मतलब एप्पल इसका आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि तबले का आविष्कार किसने किया था। तो अमीर खुसरो साहब किए थे। तबले का आविष्कार किसने किए थे, तो अमीर खुसरो साहब। ठीक है, अमीर खुसरो साहब एक गायक भी थे और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। इन्होंने सितार का भी आविष्कार किए हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं। किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं। तो मित्रों इसको हम लोग बोलेंगे तिहाई कहते हैं। तिहाई यहाँ पर छूट गया है, उसको क्या बोलते हैं, तिहाई। देखिए यहाँ लिख दे रहा है तिहाई। ठीक है, इस पर इसका आंसर क्या है मित्रों, एप्पल। अगला प्रश्न मित्रों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं। कायदे के विस्तार को मित्रों पलटा कहते हैं। सी नंबर। कायदे के विस्तार को क्या बोलते हैं, पलटा कहते हैं। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए। कायदे के विस्तार को पलटा कहते हैं। जिस प्रकार राग का विस्तार तान द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार कायदे का पलटा और तिहाई दोनों बजाए जाते हैं। संगीत और आवृत्ति का विस्तार नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों जो आपके लास्ट प्रश्न है, तानपुरा में कितने तार होते हैं। तो मित्रों तानपुरा में 4 तार होते हैं। तानपुरा में कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इसकी व्याख्या पर। तानपुरा में 4 तार होते हैं मित्रों। तानपुरा एक तत्ववाद्य है। यदि आप वाद्य के चारों वाद्य के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों वाद्य से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां से जाकर के आप जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तानपुरा को उंगली द्वारा बजाया जाता है। यह एक सहायक वाद्य है। यह क्या है, सहायक वाद्य है। यदि मित्रों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और यदि आप बार बार देख रहे हैं इस चैनल को तो बच्चों अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर कर दें। और हमें सपोर्ट करने के लिए दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका आपको बतला रहे कि ग्रुप में और एक अच्छे व्यक्ति के साथ बैठ करके आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका सफलता निश्चित हो जाएगा। और जब भी पढ़ा कीजिए तो एक ग्रुप में और एक डिस्कशन के साथ पढ़ा कीजिए। जिस तरीक़ा से हम प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन आपको दे रहे हैं, उसी तरीक़ा से आप भी डिस्कशन यदि करते हैं तो 100% आपकी सफलता मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।